दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि भारत के वो राज्य जिन्हें हम हमेशा से ह्यूमन डेवलपमेंट का रोल मॉडल मानते आए हैं, मेरा मतलब है केरला और तमिलनाडु जैसे राज्य, वो अचानक से देश के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर गिर गए हैं, तो क्या ये बात थोड़ी हैरान करने वाली नहीं लगती? हाँ, हैरानी तो जरूर होती है। आखिर एक तरफ उनकी साक्षरता दर इतनी शानदार है और दूसरी तरफ उनकी तिजोरी बिल्कुल खस्ता हाल है। बिल्कुल, एक अजीब सा विरोधाभास है ये। और किसी भी राज्य का फिस्कल हेल्थ ना उसके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है, वैसे ही जैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट का टाइम टेबल उसके डिसिप्लिन को दर्शाता है। सही कहा आपने। और ये विरोधाभास क्यों पैदा हो रहा है, इसका जवाब हमें उन पॉलिसीज में मिलेगा जो स्टेट की इकोनॉमी को चलाती हैं। और यही वजह है कि इन चीज़ों के क्यों और कैसे को गहराई से समझना इतना ज़रूरी है। तो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ के आज के इस गहन विश्लेषण में। आज 13 मार्च 2026 है। हाँ, और ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। आज के इस सेशन का मिशन बहुत ही क्लियर है। हम डोमेस्टिक इकोनॉमी से शुरुआत करेंगे, फिर ग्लोबल ट्रेड, कूटनीति, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और आखिर में कल्चर से जुड़े कई इंपॉर्टेंट सोर्सेस को डिकोड करेंगे। वैसे इनमें से कुछ टॉपिक्स पहले भी चर्चा में रहे हैं, तो सुनने वालों के लिए ये एक बेहतरीन रिवीजन का भी मौका होगा। एग्जैक्टली और सेशन में आगे बढ़ने से पहले एस्पिरेंट्स को याद दिला दूं कि अपनी तैयारी बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए उस विरोधाभास से शुरू करते हैं जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। मेजर कैसे होता है? सिर्फ टैक्स कलेक्शन? नहीं, सिर्फ रेवेन्यू जुटाना काफी नहीं होता। देखिए, नीति आयोग ने इसके लिए 5 मेन पिलर्स बनाए हैं। पहला है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग रहा है या सिर्फ सब्सिडीज में जा रहा है। अच्छा। दूसरा पिलर है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। तीसरा है फिस्कल प्रूडेंस, यानी फाइनेंशियल समझदारी। और आखिरी 2 सबसे अहम हैं, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। यानी राज्य पर कर्ज कितना है और क्या वो उसे चुका पाने की हालत में है? तो क्या केरला और तमिलनाडु की प्रॉब्लम यही कर्ज वाला हिस्सा है, वो जो एस्पिरेशनल यानी सबसे निचली कैटेगरी में आए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन राज्यों में सोशल सेक्टर पर खर्च तो बहुत है, लेकिन रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। तो कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। भारी फाइनेंशियल स्ट्रेस है वहां। इसे ही शायद डेट ट्रैप कहते हैं। और इसके उलट अचीवर्स कैटेगरी में ओडिशा, गोवा और झारखंड जैसे राज्य हैं जिन्होंने जबरदस्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाया है। हाँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कर्नाटका और तेलंगाना, जो पहले फ्रंट रनर्स थे, वो फिसलकर परफॉर्मेंस कैटेगरी में आ गए हैं। उनका रिजल्ट काफी मिक्स्ड रहा है। वैसे नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम है। सही कहा। अरुणाचल का टॉप करना ये सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अच्छी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर मेंटेन की जा सकती है। राइट। लेकिन देखिए, घरेलू इकोनॉमी को हम ग्लोबल ट्रेड से अलग करके नहीं देख सकते। हाल ही में इंडिया और इफ्टा के बीच टीपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के 2 साल पूरे हुए हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन मुझे यहाँ एक बेसिक सा डाउट है, ये इफ्टा यूरोपियन यूनियन से अलग कैसे है? क्या ये सिर्फ देशों की गिनती का फर्क है? गिनती तो अलग है ही। इफ्टा में सिर्फ 4 देश हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा फर्क उनके काम करने के तरीके में है। यानी उनके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? देखिए, इफ्टा एक कस्टम्स यूनियन नहीं है और यही चीज इसे ईयू से बिल्कुल अलग बनाती है। ईयू एक कस्टम्स यूनियन है जहां सभी देशों का बाहरी दुनिया के लिए एक कॉमन टैरिफ होता है। अच्छा, मतलब अगर इंडिया अपना सामान इफ्टा के देशों में भेजता है तो नॉर्वे अपना अलग टैक्स लगाएगा और स्विट्जरलैंड अपना अलग। एग्जैक्टली। उनका आपस में तो फ्री ट्रेड है, लेकिन बाहरी देशों के लिए उनकी अपनी अलग पॉलिसीज होती हैं। उनकी सॉवरेनिटी ट्रेड मैटर्स में बची हुई है। अब समझ आई बात। और इनका सिस्टम चलता कैसे है? इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इनकी सबसे बड़ी बॉडी एफ्टा काउंसिल है। रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसके लिए ESA यानी इफ्टा सर्विलेंस अथॉरिटी है। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो लग्जमबर्ग में इफ्टा कोर्ट भी है। अरे वाह, पूरा एक डेडिकेटेड सिस्टम बना रखा है। खैर, ट्रेड एग्रीमेंट्स तो पेपर्स पर साइन होते हैं, असली सामान तो पोर्ट्स यानी बंदरगाहों से आएगा जाएगा ना? बिल्कुल, बिना पोर्ट्स के तो ट्रेड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने अभी दुनिया के सबसे व्यस्त पोर्ट निंगबो ज़ूशान पोर्ट के बारे में पढ़ा। इसका स्केल देखकर मैं दंग रह गई। साल भर में 1.4 बिलियन टन कार्गो। हाँ,
ये आंकड़ा वाकई दिमाग को चकराने वाला है। 1.4 बिलियन टन। ये पोर्ट आखिर ऐसी कौन सी लोकेशन पर है जो इतना ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर लेता है? इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पर जेजियांग प्रांत में स्थित है, ईस्ट चाइना सी के पास। और जैसा कि नाम से लगता है, ये निंगबो और जुशान पोर्ट्स के मर्जर से बना है। यानी दो बड़े पोर्ट्स को मिला दिया गया। हाँ, ये हैंगजू बे के पास है और शंघाई के बिल्कुल सामने है। लेकिन इसकी मास्टर स्ट्रोक लोकेशन ये है कि ये यांगत्से रिवर से जुड़ा हुआ है। तो बड़े समुद्री जहाज यहाँ आते हैं और फिर छोटे जहाज उस सामान को नदी के रास्ते चाइना के अंदरूनी हिस्सों तक ले जाते हैं। वाओ, ये तो कनेक्टिविटी का बहुत ही ब्रिलियंट मॉडल है। और हर काम के लिए अलग पोर्ट एरिया है। जैसे बेलून एरिया डीप वाटर शिप्स के लिए है, जेनहाई एक एस्चुरी पोर्ट है, और ओल्ड निंगबो हार्बर उनका इनलैंड रिवर पोर्ट है। ऊपर से 5G नेटवर्क, सैटेलाइट नेविगेशन और स्ट्रॉन्ग सी रेल कनेक्टिविटी इसे फुली ऑटोमेटेड बनाती है। जब ट्रेड इस स्केल पर होता है तो उन समुद्री रास्तों की हिफाजत भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर नेवी का रोल आता है। सही कहा। नेवी सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती, वो डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा टूल है। जैसे अभी INS त्रिकंड को ही देख लीजिए, जो मॉरिशस के एंथावानावे नेशनल डे फंक्शन में हिस्सा लेने गया है। हाँ, ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंडियन ओशन में अपनी ताकत और दोस्ती दोनों दिखाना भारत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज जो मुझे पूछनी थी, INS त्रिकंड एक तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आजकल हम मेक इन इंडिया पर इतना जोर देते हैं, फिर भी इस जहाज का निर्माण रशिया के कलिनिग्राद में यांता शिपयार्ड में क्यों हुआ था? देखिए, ये थोड़ी पहले की बात है, जब हमारी नेवी को तेजी से अपनी ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज बढ़ानी थी। उस वक्त हमारे डोमेस्टिक शिपयार्ड्स की कैपेसिटी उतनी नहीं थी, तो हमने रशिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इन्हें बनवाया। इसे 29 जून 2013 को कमीशन किया गया था। अच्छा, तब से ये सर्व कर रहा है? हाँ, और आज ये मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड का एक कोर हिस्सा है। इसके वेपन्स के बारे में भी काफी चर्चा होती है। इसके वेपन्स बहुत एडवांस्ड हैं। इसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, हवा में मार करने के लिए एक शिलो सरफेस टू एयर मिसाइल है, साथ ही A190 गन भी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका नाम ट्रेबोवेनी M है। ट्रेबोवेनी M, ये सिस्टम एग्जैक्टली करता क्या है? ये सिस्टम पूरी तरह से कमांड सेंटर की तरह काम करता है। ये कॉम्बैट मिशन के दौरान पूरे जहाज को कंट्रोल करता है। चलिए, वॉर के टाइम पर हवा, पानी और जमीन तीनों तरफ से दुश्मन अटैक कर सकता है। ये सिस्टम इन सारे थ्रेट्स का डेटा एक साथ प्रोसेस करता है और वेपन्स को ऑटोमेटिक तरीके से टारगेट पर लॉक कर देता है। इसके अलावा इसमें 4 गैस टर्बाइन है, जिससे ये 30 नॉट से ज्यादा की स्पीड पकड़ सकता है। और ये कामोव 31 हेलीकॉप्टर भी कैरी करता है। अरे वाह, ये तो काफी पावरफुल है। लेकिन भारत सिर्फ अपनी हार्ड पावर ही नहीं दिखाता, हमारी सॉफ्ट पावर और ह्यूमैनिटेरियन एड भी उतनी ही स्ट्रांग है। बिल्कुल, हमारी पॉलिसी हमेशा से मददगार रही है। बिल्कुल, जैसे अभी मोजाम्बिक में आई भीषण बाढ़ के बाद इंडिया ने वहां 500 मेट्रिक टन चावल भेजा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है हमें मोजाम्बिक की ज्योग्राफी जरूर डिस्कस करनी चाहिए। जरूर। मोजाम्बिक सदर्न अफ्रीका का एक देश है। इसका कोस्ट सीधे इंडियन ओशन से लगता है, जो इसे स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। और इसके आसपास कौन से देश है? अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो इसके वेस्ट में जिम्बाब्वे है, साउथ में स्वातिनी और साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ वेस्ट में जाम्बिया और मलावी आते हैं, और नॉर्थ में टांजानिया है। वेट, मोजाम्बिक चैनल भी तो यही है ना? सही याद दिलाया। मोजाम्बिक चैनल इस देश को मेडागास्कर, कोमोरोस और मायोट जैसे आइलैंड से अलग करता है। ये दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट्स में से एक है। और इसकी राजधानी शायद मपूतो है। हाँ, मपूतो इसकी कैपिटल है। ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी जाम्बेजी है। बाकी नदियां जैसे लिम्पोपो, लिसुंगो और लूरियो भी यहीं हैं। लेक मलावी एक बड़ा वाटर सोर्स है और देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिंगा है। इन सब के अलावा इसका एक और बड़ा पहलू है, वहां मिले नेचुरल गैस और कोल के विशाल भंडार। इसलिए वहां स्टेबिलिटी होना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन बहुत अहम है। अब देखिए नेचर का कैसा अजीब खेल है। एक तरफ मोजाम्बिक की नदियों में भीषण बाढ़ आई हुई है और दूसरी तरफ हमारी कश्मीर वैली में झेलम नदी में पानी का स्तर इतना गिर गया है कि वो 0 गेज लेवल से भी नीचे चली गई है। ये क्लाइमेट चेंज का बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है। इस बार अर्ली स्प्रिंग और रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ जल्दी पिघल गई और अब नदियां सूख रही हैं।
झेलम तो हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के लिए बहुत वाइटल है। इसे शायद संस्कृत में वितास्ता कहते थे। हाँ, और ग्रीक हिस्ट्री में से हाइडास्पस कहा गया है, जबकि पारसी में बिदास्प। ये असल में इंडस रिवर यानी सिंधु नदी की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये कश्मीर वैली में पीर पंजाल रेंज के बेस पर वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, फिर वहां से श्रीनगर होते हुए वुलर लेक से गुजरती है और आगे जाकर पाकिस्तान के त्रिम्मू के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ करीब 725 किलोमीटर है। यूपीएससी एग्जाम में अक्सर इनकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं। हाँ, और झेलम की ट्रिब्यूटरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। फिर कुन्हार नदी है, जो पीओके और पाकिस्तान को कोहला ब्रिज पर जोड़ती है। इसके अलावा संद्रान, ब्रिंगी, आरापत, वाटलारा, लिड्डर और वेशौ नदियां भी इसमें मिलती हैं। जब क्लाइमेट बदलता है ना, तो सूखती नदियां तो हमें दिख जाती हैं, लेकिन इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर छोटे जीवों पर पड़ता है। बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन चेंजेस के प्रति। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI ने ईस्टर्न हिमालयाज में लाइकन मॉथ्स की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं। लेकिन मैं सोच रही थी, आखिर इन छोटे से कीड़ों की यूपीएससी के नजरिए से क्या अहमियत है? अहमियत बहुत बड़ी है इनकी। इन 2 नई मॉथ्स के नाम हैं कॉलसेरा होलोवाई और असुरा बुक्सा। कॉलसेरा होलोवाई सिक्किम के गोलिटार के पास मिली है। इसे इसके स्पेसिफिक विंग पैटर्न और माइक्रोस्कोपिक बॉडी फीचर से पहचाना गया। और दूसरी वाली कहाँ मिली? असुरा बुक्सा वेस्ट बंगाल के पानीजोरा में मिली। इसका कलर पैटर्न और इंटरनल एनाटॉमी काफी डिस्टिंक्ट है, लेकिन इनका मूल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी डाइट में छिपा है। डाइट यानी ये क्या खाते हैं उस पर? हाँ, इनके कैटरपिलर लाइकन्स खाते हैं। अब हम जानते हैं कि लाइकन्स एयर पोल्यूशन के खिलाफ बहुत सेंसिटिव होते हैं। ओह, हवा थोड़ी भी खराब हुई तो लाइकन्स मर जाते हैं। ओह, तो अगर लाइकन्स मर गए तो इन मॉथ्स को खाना नहीं मिलेगा और ये भी मर जाएंगे। एग्जैक्टली, इसीलिए इन मॉथ्स को बायो इंडिकेटर्स कहा जाता है। इनकी गिनती बता देती है कि वहां की हवा की क्वालिटी और जंगल का हेल्थ कैसा है। ये तो सच में नेचर का अपना एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। वैसे छोटे जीवों के बाद अब आते हैं मेगाफोना पर। मध्य प्रदेश की नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगले 2 महीनों में चीता आने वाले हैं। हाँ, कूनो के बाद अब ये चीतास का नया घर बनने वाला है। नौरादेही असल में एमपी की सबसे बड़ी सेंचुरी है, जो करीब 1187 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। वाओ, काफी बड़ा एरिया है ये तो। बिल्कुल, ये अपर विंध्यन रेंज के पत्थर पर स्थित है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक बहुत वाइटल इकोलॉजिकल कॉरिडोर का काम करती है। कॉरिडोर का मतलब ये बाकी जंगल्स को आपस में जोड़ती है? सही समझा आपने। ये पन्ना, सतपुरा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व्स के बीच एक पुल की तरह काम करती है। इससे बड़े जानवर सेफली एक जंगल से दूसरे जंगल घूम सकते हैं। और इस सैंक्चुरी का इकोसिस्टम कैसा है? वहाँ पानी वगैरह की क्या सुविधा है? इसका ड्रेनेज सिस्टम 2 अलग बेसिन्स में डिवाइडेड है। 3/4 हिस्सा यमुना यानी गंगा बेसिन में आता है और बाकी 1/4 नर्मदा बेसिन में। यहाँ कोपरा, बमनर और ब्यारमा नदियां बहकर आगे केन नदी में मिलती हैं। यहाँ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, जहाँ टीक यानी सागौन के पेड़ सबसे ज्यादा हैं। तो चीताज के दौड़ने के लिए ये खुले और सूखे जंगल काफी आइडियल हैं। अब वैसे नेचर में ह्यूमंस कंजर्वेशन तो करते हैं, पर कुछ खतरे ऐसे हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो का फटना। हाँ, वहां पर तो नेचर ही सुप्रीम है। 23 दिसंबर 2024 से हवाई का किलोया वॉल्केनो फट रहा है और वहां सबसे बड़ी वार्निंग टेफ्रा को लेकर दी गई है, जिससे डाउन विंड कम्युनिटीज खतरे में है। मैंने पढ़ा कि इस राख की वजह से भयंकर बिजली या लाइटनिंग भी पैदा होती है। क्या सच में राख से बिजली बन सकती है? ये थोड़ा हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट जरूर है, पर बिल्कुल सच है। पहले तो ये समझते हैं कि टेफ्रा होता क्या है। टेफ्रा दरअसल वो मटेरियल है जो वॉल्केनो से ब्लास्ट होकर हवा में फेंका जाता है। इसमें छोटे चट्टान के टुकड़े और राख शामिल होती है। अच्छा, तो भारी टुकड़े वहीं गिर जाते होंगे और राख आगे चली जाती होगी। सही कहा। लेकिन जब ये मटेरियल्स बहुत तेजी और प्रेशर के साथ आसमान में जाते हैं तो आपस में रगड़ खाते हैं। इस फ्रिक्शन से इनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है और जब ये चार्ज एक्सेस हो जाता है तो भयंकर लाइटनिंग पैदा होती है। इससे लोगों की मौत भी हुई है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। और क्या खतरे होते हैं इस टेफ्रा से? टेफ्रा की राख इतनी भारी होती है कि बिल्डिंग्स की छतें गिर सकती हैं। ये सूरज की रोशनी को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है।
फ्लाइट्स के इंजन में घुसकर उन्हें बंद कर सकता है, पावर और कम्युनिकेशन लाइंस तोड़ सकता है और लोगों में सांस की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। धरती के इन खतरों से निकलकर अब थोड़ा स्पेस की तरफ चलते हैं। हाल ही में नासा ने खुलासा किया है कि एस्ट्रॉयड 2024 YR4 साल 2032 में हमसे नहीं टकराएगा। ये तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल, लेकिन मैं इस एस्ट्रॉयड के नाम यानी ये YR4 इसे डिकोड करना चाहती थी। इसका क्या लॉजिक होता है? एस्ट्रोनॉमी में नामकरण का एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। वाई का मतलब है कि इस एस्ट्रॉयड को साल के किस हिस्से में खोजा गया। हर महीने को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। वाई अल्फाबेट लेट दिसंबर को डिनोट करता है। और R4 का मतलब क्या हुआ फिर? R4 बताता है कि उस आखिरी दिसंबर के हाफ में यह खोजा गया 117वां एस्ट्रॉयड था। इसकी खोज दिसंबर 2024 में चिली में लगे एटलस टेलीस्कोप से की गई थी। और ये किस टाइप का एस्ट्रॉयड है? ये एक अपोलो टाइप नियर अर्थ एस्ट्रॉयड यानी NEA है। मतलब इसका ऑर्बिट हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। इसका डायमीटर लगभग 53 से 67 मीटर यानी करीब 220 फीट तक है। और इसका रोटेशन वगैरह? इसका ऑर्बिटल पीरियड 4.011 साल है और ये हर 19.46 मिनट में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। ये एक S टाइप यानी स्टोनी एस्ट्रॉयड है जो मार्स और जुपिटर के बीच की मेन बेल्ट से निकल कर आया है। इसमें मुख्यतः सिलिकेट्स और निकल आयरन होते हैं। आसमान और स्पेस के इन रहस्यों से वापस लौटते हैं भारत की प्राचीन संस्कृति की तरफ। साउथ सेंट्रल रेलवे ने रिसेंटली तेलुगु स्टेट्स और असम के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की है। इससे गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल तक जाना अब काफी सुविधाजनक हो गया है। कामाख्या टेम्पल? ये तो फेथ और एंशिएंट आर्किटेक्चर का बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल, इस टेम्पल की लोकेशन और आर्किटेक्चर दोनों ही यूनिक है। पहले थोड़ा इसकी लोकेशन पर रोशनी डालिए। ये असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी के साउथ बैंक पर नीलाचल हिल पर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक है और देवी सती को समर्पित है। भारत में ये तांत्रिक परंपराओं का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। और यहाँ का जो अंबुबाची मेला है वो भी तो बहुत फेमस है। हाँ, ये सालाना त्योहार देवी के मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म की याद में मनाया जाता है। ये नेचर की साइकिल का एक बहुत पावरफुल सेलिब्रेशन है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये मंदिर हमेशा से ऐसा नहीं था ना, इसको शायद तोड़ा भी गया था। सही बात है। मूल मंदिर को काला पहाड़ ने नष्ट कर दिया था। फिर 1565 में कोच राजवंश के राजा छिलराय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और जो इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसे नीलाचला स्टाइल कहते हैं, वो आम नॉर्थ इंडियन मंदिरों से अलग कैसे है? ये इसलिए अलग है क्योंकि ये एक फ्यूजन स्टाइल है। इसमें नॉर्थ इंडियन यानी नागरा शैली और मुगल यानी सैरासेनिक शैली दोनों का मिश्रण है। इसी वजह से इसका गुंबद एक बी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। ये असम का अकेला मंदिर है जिसका ग्राउंड प्लान बिल्कुल फुली डेवलप्ड है। मैंने सुना है इसके अंदर के चेम्बर्स भी काफी डिटेल में बनाए गए हैं। जी, इसमें 5 मुख्य कक्ष या चेम्बर्स हैं: गर्भगृह, अंतराला, जगनमोहन, भोग मंदिर और नट मंदिर। ये पूरा स्ट्रक्चर एंशिएंट कॉस्मिक ज्योमेट्री का एक मास्टरपीस है। तो देखा दोस्तों, कैसे आज के इस सेशन में हमने अलग अलग दिशाओं को एक साथ जोड़ा। नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ से शुरुआत करके हमने EFTA के ट्रेड रूल्स और निंगबो शूशन पोर्ट को समझा। हाँ, और फिर INS त्रिकांड की डिप्लोमेसी और मोजाम्बिक के रिलीफ मिशन तक का सफर किया। बिल्कुल। उसके बाद झेलम नदी की सूखती धारा, लेकिन मौत की डिस्कवरी, नौरादेही के नए चीता, टेफ्रा के खतरे और एस्टेरॉयड YR4 को देखते हुए हम अपने कामाख्या टेम्पल की शैली तक पहुंचे। असल में UPSC की तैयारी इसी का तो नाम है, इन सभी फैक्ट्स और इवेंट्स को आपस में डॉट टू डॉट कनेक्ट करना। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। और डॉट्स जोड़ने की इसी कला से मैं आज सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरूर पूछिए। आज हमने देखा कि कैसे हवा का थोड़ा सा पोल्यूशन एक छोटी सी लिचन मॉथ की एग्जिस्टेंस मिटा सकता है, और कैसे हमारी ऐतिहासिक झेलम नदी का सूखना क्लाइमेट चेंज की डायरेक्ट वार्निंग है। तो फिर क्या फ्यूचर में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जैसे प्योरली इकोनॉमिक पैरामीटर्स के अंदर इकोलॉजिकल हेल्थ का एक नया पिलर नहीं जोड़ा जाना चाहिए? ये पर्सपेक्टिव सच में सोचने पर मजबूर करता है, ताकि हम समझ सकें कि असली प्रोग्रेस वही है जिसमें नेचर भी बची रहे। सही कहा। क्या बिना एनवायरनमेंट को संरक्षण दिए किसी भी राज्य की असली और टिकाऊ प्रगति मापी जा सकती है?
इस सवाल पर अपने दिमाग के घोड़े जरूर दौड़ाइएगा। अपनी तैयारी को बिना रुके आगे बढ़ाते रहें। और इसी तरह के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।